श्याम प्रकाश जी, आपसे शुरुआत करूंगा। कितना महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी के लिहाज से इस बार है, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसी थी, जो बीजेपी 2019 में एक बहुत अहम संशोधन लेकर आई, 370 में एक नया कदम उठाया जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को एक अलग हिस्सा यूनियन टेरिटरी के तौर पर बनाया गया, तो ये उसकी एक परीक्षा के तौर पर देखा जाता है। आप लोगों को क्या उम्मीद है इस बार 2024 के चुनाव? देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जो चुनाव है, क्योंकि 2019 धारा 370 संशोधन के पश्चात होने जा रहा है, उससे पहले यहाँ की जो स्थिति थी पिछले 70 वर्ष में हम जो देख रहे थे, वो अपने आप में जो है सीमित क्षेत्र में ही वहाँ पे सब गतिविधियां होती थी। परिवारों की पार्टियां वहाँ पर जो है पूरी तरीके से समझे तो एस्टेब्लिश थी, और जाहिर सी बात है जब परिवार जो है किसी क्षेत्र का नेतृत्व करता है तो परिवार का तो भला होता, मगर वहाँ की जनता का किसी सूरत में भला नहीं होता। और उस चीज का खामियाजा भुगत रहा था जम्मू और कश्मीर का आवाम। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं, सब लोग जो है उसकी परिवारों के ऊपर ही पूरी तरीके से आश्रित थे, और परिवार नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में वहाँ पर एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं उसका वहाँ पर परिपालन हो। और यही कारण था कि धारा 370 का जो हवा बना करके मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आवाम को जिस तरीके से गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया, तो 2019 में अमित शाह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जब वहाँ पर जो वहाँ पर बदलाव किए और इतने बेहतरीन तरीके से कि वहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिला, और धारा 370 जो है उसको संशोधित कर दिया और वहाँ के आवाम को सुरक्षित एक वातावरण देने का वहीं से काम शुरू हुआ। आज नए परिवर्तन के पश्चात जिस तरीके से जो एक क्षेत्र जो इनका शासन रहा करता था, काम करने का तौर तरीके रहा करते थे, उसमें अब सेंध लग रही है। केवल 2 या 3 पार्टियां ही चूंकि चुनाव में उतरती थी, इस बार जो है 10 से ज्यादा पार्टियां जो है वो चुनाव में है, और जाहिर सी बात है कि उसी दलों से उन्हीं पारिवारिक पार्टियों को वो तोड़ करके, या उन्हीं के जो बड़े नेता जो थे उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई। गुलाम नबी आजाद है और भी जो लोग हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक नए तरीके से नेतृत्व निकालने का जो है अपनी तरफ से जो कार्य शुरू किया है। जी, इसका जवाब ले लेते हैं सर, जनता को मिले। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से ले लेते हैं। नम्रता जी, लंबे समय तक आपकी सरकारें रही और बीजेपी ने 5 साल के अंदर ही इतने ज्यादा बदलाव कर दिए। क्या ये बदलाव धरातल पे हुए हैं कि खाली नेताओं के वक्तव्य में दिख रहे हैं? अच्छा होता कि आपने किसी जम्मू के वक्ता को बुलाया होता भाजपा की तरफ से, तो वो ज्यादा धरातल की तस्वीर आपके सामने रख पाता, तो हम उनसे प्रश्न भी कर पाते कि जो ये बातें दूर के लोग बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि दूर के स्वप्न सुहावने होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कहना कि 370 टूटने के बाद ये हो गया वो हो गया। खैर, बहरहाल 10 वर्ष का जो कार्यकाल 2014 से 2024 तक का भारतीय जनता पार्टी का रहा, वो उसी तरह से रहा जिस तरह से देश याद रखेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे वो किसी पार्टी के साथ जुड़ गए, कभी पीडीपी के साथ जुड़े तो विस्फोटक ढंग से पीडीपी को विध्वंसक रूप से बर्बाद किया, एनसीपी के साथ जुड़े एनसीपी को खत्म किया, शिवसेना के साथ जुड़े शिवसेना को खत्म किया। वही हाल उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता जम्मू कश्मीर के अंदर मिली तो जम्मू कश्मीर का भी वही हाल किया, खंड खंड कर दिया जम्मू कश्मीर को। और प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी जहाँ के अपने मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी हमारे अपने हुआ करते थे, एक समय ऐसा था। तो जम्मू कश्मीर में भी उतना ही मजबूत। आप जिन जो दावे कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो उससे बिल्कुल उलट कह रही है। इनका तो कहना है कि बदहाली का दौर शुरू हो गया है जब से 370 को संशोधित किया गया है। देखिए, वैसे अभी हमारी बहन जी ने कहा कि मुझे वहाँ की जानकारी दी। मैं 2007 से 2009 तक वहाँ का जम्मू कश्मीर का मैं प्रभारी रह चुका हूँ, तो वहाँ के ज्योग्राफी से भी वाकफ हूँ और राजनीति से मैं अनजान नहीं हूँ। मैं आपको बताऊं कि 2007 में स्थिति ये थी कि जो कश्मीर के जो 10 जिले हैं वहाँ पर जाना भी दूभर हुआ करता था। हालात क्या थे उसको आप सब लोगों ने देखा, सबने झेला। क्या डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से काम होते हैं, कुछ नहीं। वहाँ का आवाम जो है सिवाय वो पत्थर फेंकने और
इनके जो रख रखाव करने वाले जो ये जो दोनों हैं, इनके परिवारों के साथ में उन्हीं को ही पुष्ट करने में लगे रहे। बेसिकली क्या है कि वहां पर आज स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है और मैं नहीं समझता कि आज इन तीनों को, मतलब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, तीनों को कोई जम्मू कश्मीर में सीरियसली ले रहा है। अभी हमारे पास में 3 सीटें हैं जीती हुई हैं और मुझे लग रहा है कि अभी 1 या 2 सीट हम और इसमें इजाफा करेंगे तो डेफिनेटली नम्रता जी देखिए ये दो बातें है जी, नम्रता जी 2 बातें तो ऐसी हैं जिन पर बीजेपी बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है। एक, बीजेपी का कहना है कि वहां पर जो पत्थरबाजी होती थी उसको रोक दिया गया है और इन्वेस्टमेंट वहां पर आना शुरू हो गया है। लोग अपने उन काम धंधों में लग गए हैं जहां से वो पहले अलग हो गए थे। पढ़ाई की तरफ स्टूडेंट्स चले गए हैं, कारोबार की तरफ लोग युवा है वो जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। क्या ये बातें सिर्फ जुमलेबाजी लग रही है आपको, जमीन पे कुछ नहीं है ऐसा? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ 2004 में जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई थी जम्मू कश्मीर के अंदर और कांग्रेस पार्टी के साथ पहले पीडीपी और एनसी की सरकार रही, जो दौर पहले 90 का था वो दशक में फर्क पड़ना शुरू हो गया था। टेररिज्म हमने बहुत मेहनत की थी उसमें कम करने में, हालांकि उसमें इजाफा हुआ है। हमने देखा कि आधार कार्ड देख के, जाति देख के पिछले दिनों सिलेक्टिव किलिंग कश्मीर के अंदर की गई और फिर उसके बाद वहां जो कश्मीरी पंडित कुछ समुदाय रहने लगे थे उनको भी वहां से भगाने की कोशिश की गई। एक बहुत पुराना ढाबा वहां कृष्णा ढाबा हुआ करता था, उनके बेटे को मार दिया गया। एक वहां केमिस्ट था जिसने उनकी सेवा तब भी की थी जो 90 के दशक में वहां थे, लेकिन उनको भी मार के वहां से भगा दिया गया। रिजर्व कैटेगरी के तहत जो लोग कश्मीर के अंदर लगे थे उनको मारा गया और उस पे भारतीय जनता पार्टी और 200 से ज्यादा वहां शहीद हुए हमारे फौजी, उस पे भी भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। और रही बात ये जिस बात की करते हैं कि टेररिज्म पहले तो सिर्फ कश्मीर के अंदर देखा जाता था, आज देखा गया रविंदर जी की उसने अपना सिर फिर से जम्मू प्रोविंस के अंदर उठाया जहां से बिल्कुल मिलिटेंसी का सफाया हो चुका था, टेररिज्म का सफाया हो चुका था। पुंछ जिले के अंदर, राजौरी जिले के अंदर ये घटनाएं दिखाई दी, इवन कठुआ के अंदर ऐसी घटनाएं दिखाई दी। लिहाजा जो दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का वो सामने आता है। और ये जो हमारे साथ 1 मिनट नम्रता जी, इफ्रा जी भी जुड़ गई हैं और वो प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इफ्रा जी आपका भी स्वागत है डिबेट में। थैंक यू जी आप जारी रखिए नम्रता जी प्लीज। जी, और रही बाप बेटे की सरकार तो उस पे तो जब प्रधानमंत्री जी को घेरा गया इस बारी पार्लियामेंट के अंदर तो वही हड़बड़ा गई कि हमें परिवार से कोई वो नुकसान नहीं है। हम तो कहते हैं एक परिवार के 2 लोग आ सकते हैं, 4 लोग आ सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, अब जब राजनाथ जी के बेटे आते हैं सियासत के अंदर, मुख्यमंत्री रहे हैं राजनाथ जी, उनसे इनको परहेज नहीं है। 5वीं स्वराज सुषमा स्वराज जी की बेटी है, उनसे परहेज नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी पिछले दिनों अनुराग ठाकुर आए थे जो खुद सीएम के पुत्र हैं हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ आके ज्ञान बांट रहे थे कि 370 जाने के आप लोग सेलेक्टिव हैं क्या? आप लोग परिवारवाद को लेकर सेलेक्टिव हैं? आपको खाली कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद दिखता है, बीजेपी के परिवारवाद पर आप लोग सवाल नहीं उठाते? इनको वही परिवारवाद दिखता है जिसके ऊपर ईडी का प्रेशर, आईटी का प्रेशर और सीबीआई का प्रेशर नहीं बच सका, जहां पे फिरौती नहीं चल पाई, जहां उस तरह से ये लोग अपने पास नहीं ले पाए। उनके परिवारवाद इनको दिखते हैं, लेकिन जो लोग इनके साथ हैं उनका परिवारवाद इन्हें नहीं दिखता। जी नम्रता जी, शांत प्रकाश जी को जवाब देने दीजिए। परिवारवाद की जो परिभाषा है बिल्कुल इनकी और हमारी बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से अध्यक्ष जो है, आज जो अध्यक्ष है अगले 5 साल के बाद में उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा, इस प्रकार की परंपरा को लेकर के ये जो परिवारवाद जो है ये पुष्ट हो रहे हैं। और ये तमाम जो है ना जिनकी बात कर रही हैं वो सब एक दूसरे के पूरक के रूप में परिवार से निकल करके अध्यक्ष के रूप में हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर हुए या राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, वो अपने क्षेत्र में काम करके और बाकी भी काम करते हैं यादव जी, राजनीतिक बाकी भी जीत के आते हैं, काम कर रहे बाकी भी लोग चुनते हैं। परिवार के कारण से वो अध्यक्ष नहीं बन ये रहे। लोकतंत्र है जो खतरे में है आपके कारण, लेकिन ये लोकतंत्र है जहाँ लोग जीत के आते हैं। दे रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, जय शाह जी के अब्बा ने मैं कहना चाहूंगा, एक सेकंड रविंद्र जी, एक बात और कहना चाहूंगा। कांग्रेस की अभी हमारी जो प्रवक्ता है जो बात बोल रही है, सही मायने में 70 वर्ष में जो वेस्ट कश्मीर के जो वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनको वोट देने तक का अधिकार नहीं था। आपने कौन सा न्याय किया?
आपने इतना लंबा समय आपको नॉलेज ही नहीं जाटव जी, आपको मालूम है कि वाल्मीकि समाज के लोग पंजाब से आए थे, वेस्ट पाकिस्तानी नहीं थे। देखिए यही होता है जब कोई यहाँ का नहीं रहने वाला हो तो। वोट देने का वेस्ट अधिकार पाकिस्तानी नहीं था। रेफ्यूजी अलग आप है, वहाँ पर वाल्मीकि न्याय की समाज बात अलग कर है। रही हैं। आप अनुसूचित जाति वर्ग की बात कर रही हैं, तो आप ये बताएं ना मुझे कि वो उन वाल्मीकियों को क्यों नहीं आपने वोट देने का राइट कहाँ मिला? के थे वो वाल्मीकि समाज, आपने कहा? आप आप अधूरी जानकारी रखते हैं जाटव जी, वो पंजाब से थे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, बिल्कुल उनको हक मिलना था। देखिए इसी तरह से संशोधन किया जा सकता था अगर आपकी मंशा सिर्फ उनको अधिकार देने की होती, लेकिन संशोधन में आपने हमारे लोगों की जमीनों के हक छीन लिए। देखिए आज भी देश के अंदर ऐसे 11 स्टेट्स हैं कॉन्फ्रेंस जहाँ के पे प्रतिनिधि को भी डिबेट 371 में जोड़ लेते हैं। इफरा जी को जोड़ते हैं। इफरा जी नौजवान एक आवाज हैं और कश्मीर घाटी से जुड़ रही हैं हमारे साथ। इफरा जी, अभी जो चुनाव है जिसमें कांग्रेस के साथ आप लोग मिलकर 3-3 सीट पर लड़ रहे हैं, तो किस तरह की उम्मीद है? क्योंकि आखिरी बार मुझे याद है जब उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी कश्मीर आया था। श्रीनगर में एक बहुत जबरदस्त बाढ़ का तांडव हमने देखा था और तब ये कहा गया था कि सरकार जो है उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली सरकार, वो बिल्कुल फेल हो गई है और सरकार उस तरह से काम नहीं कर पाई जैसा करना चाहिए था और उसकी वजह से श्रीनगर शहर में भारी तबाही हुई। उसके बाद एनसीपी को माफ कीजिए एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पर सरकार में आने का मौका मिला नहीं। अब आपको किस तरह की उम्मीद है जबकि आपका स्टेट एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरी है और पूरे रिक्रूटमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है क्योंकि बार-बार उन्हीं टेंटेड कंपनीज को बार-बार सीबीआई का प्रोब लग रहा है क्योंकि बार-बार हर रिक्रूटमेंट में घोटाला किया जी जी जी। अभी जेकेपीसी का 6 महीने तक कोई चेयरमैन नहीं था। आज इनको बीच के इन्होंने ऐसे तैसे चेयरमैन लाए हैं, डेली वेजेस पूरे सड़कों पे हैं। तो आप मुझे बताइए किया है तो क्या किया है? जी शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए जरा। दोनों मोहतरमाओं ने जो सवाल खड़ा किया है, नम्रता जी ने और इफरा जी ने, जरा आप जवाब दे दीजिए कि किस इन्होंने कश्मीर में और जम्मू में बदहाली का आलम चरम पर। देखिए इन्होंने जो बात कही है, जिस तरीके से वहाँ पर आपने स्थिति का बखान किया अभी, जिस तरीके की वहाँ पर बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, ये समस्या जो है ये 3-4 साल के भीतर नहीं हुई, ये पहले से। आज जिस तरीके से वहाँ पर चेंजेस आए हैं, आने वाले समय में हम बेहतर कर पाएंगे, इसीलिए तो हमने सुधारा। वहाँ पर जो ये अमेंडमेंट किए, चेंजेस करने की जो आवश्यकता पड़ी, जो धारा 370 जो थी, उसी की वजह से तो ये परेशानी थी। ये शिवराज जी का कहना बिल्कुल ठीक है। वहाँ का जो यूथ जो था वो बेरोजगार किस लिए था? क्योंकि उनके पास में विकल्प नहीं थे, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं जा पा रही थी। और आप देखो ना, G20 जैसा समिट हमने वहाँ पर करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वहाँ पर हम बेहतर एक माहौल तैयार कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करें। तमाम राजनयिक वहां से आकर के दौरे कर रहे हैं और वो संतुष्ट हैं इन सब चीजों से। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत जरूरी था 370 में परिवर्तन करना। तो जाहिर सी बात है कि इतना लेकिन शांत प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वहाँ जल्दी से जल्दी इंतखाबात करवाए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम जीतने के लिए नहीं, लोगों के दिल जीतने के लिए जो है हम काम करते हैं। परवाह नहीं करते कि हमारे साथ में क्या बीतेगा। हमने नोटबंदी की, हमने जीएसटी लागू की, जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कांग्रेस। हमने ऐसे से बड़े बड़े निर्णय किए और इसी तरीके से 370 का अमेंडमेंट करके हमने वो मिसाल पैदा की है जिसके कारण से हम जीत नहीं रहे, वहाँ के आवाम का दिल जीत रहे हैं। मोदी जी जिस तरीके से अपने तमाम त्योहार, दिवाली है, वो कश्मीर में जाकर के सैनिकों के साथ में मनाते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान उस प्रदेश को खूबसूरत बनाने में है। ये एलिगेशंस तो नम्रता जी को पूछना चाहता हूँ। नम्रता जी, ये एलिगेशंस तो बहुत लंबे समय से बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी को कश्मीर तो चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, उनको कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। उनको जम्मू से 25 लोग चाहिए थे विधायक, लेकिन जम्मू के लोग नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ इनका एक भी विधायक जो पुराना जीता हुआ है आज 370 हटने पे कह दे कि जो नौकरियों के हमारे हक थे, सेफ गार्ड्स थे नौकरियों के, वो हटा दिए गए, तो वोट मांग के दिखा दे
ये वोट मांग के दिखा दे कि जमीनों का हक यहाँ से हमने आपसे छीन लिया, खनन माफिया ला दिया, हमारे मंदिरों के शहर को शराब की दुकानों का शहर बना दिया, एक शराब माफिया यहाँ लाके खड़ा कर दिया। ये आज बता दें कि 25-25 लाख में इन्होंने जो नौकरियां बेची, एक एप्टेक जैसी कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ क्यों इन्होंने चुना? तो आज ये इन सब सवालों का जब जवाब दे पाएंगे तभी हम मान पाएंगे कि ये क्या है। और डिमोनेटाइजेशन की जिक्र, शुक्र है जाटव जी में इतना जिगरा है कि ये इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितना विफल रहा वो और जिस तरह से उसके तहत मदद की गई कुछ उद्योगपतियों को, वो सारा सिलसिला तो समझ आ रहा है 2019 के बाद सिलसिलेवार तरीके से। अनिल सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो पीडीपी के नुमाइंदे हैं, पीडीपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेठी साहब थोड़ी देर से जुड़े हैं, लेकिन स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं चलता है सर, मैं कहता हूँ कि क्या ऐसे दिक्कतें हैं जिसके कारण आपको बीच कांग्रेस पार्टी और एनसी के अलायंस से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि ये बहुत अहम चुनाव है। 2019 में 2 यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद पहली दफा ये चुनाव हो रहा है। आप लोगों की बड़े लंबे समय से डिमांड थी कि वहां पर चुनाव करवाए जाएं असेंबली के, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, वो भी आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या कारण है? क्या सहमति क्यों नहीं बन पा रही? ये डिसीजन पीएचईडी में पहले भी लिया जा चुका था और मैंने तब भी कहा था कि सही वक्त आने पे ही हम अपना कार्ड खोलेंगे। अब ये नहीं है कि हम अलग से नहीं लड़ रहे हैं। कश्मीर में हम 3 सीटों पे अलग से लड़ रहे हैं। जम्मू पे फॉर जम्मू रीजन वी हैव डिसाइडेड, हमने ये डिसीजन लिया है कि हम सपोर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पार्टी को और उनके अपने सारे वोट्स उनको डाइवर्ट करके उनको जिताने की कोशिश करेंगे। कश्मीर के 3 कैंडिडेट आपके सामने आ चुके हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि साथ नहीं लड़ रहे। पहले जो अलायंस बना था उसमें ये था कि साथ लड़ेंगे, लेकिन अब अलग अलग आपकी राहें जुदा हो गई हैं। चंद्र प्रकाश जी, जिस तरह से एलिगेशंस लग रहे हैं और ओपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है कि इस बार वो 3 नहीं बल्कि 6 की 6 सीट पर जीतने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लद्दाख में भी वाकई में जो मैं, हालांकि आपने सही कहा कि नेशनल मीडिया शायद डिबेट नहीं कर रहा है, लेकिन हमने डिबेट किया है लद्दाख पे, और लद्दाख में भी काफी एजिटेशन चल रहे हैं। लद्दाख के एजिटेशन को भी अभी तक नहीं सुलझाया गया है। उनका भी कहना है कि वहां पे स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। कश्मीर के अपने अलग मसाइल हैं, उनको भी सुलझाया नहीं गया है। जम्मू के लोग भी काफी नाराज लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या चुनौतियां बढ़ जा रही हैं संत प्रकाश जी? देखिए, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। हम किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके लिए बेहतर करना है। ये मोदी जी का पहला सपना समझ लें इसको, क्योंकि किसी भी सूरत में जिस चीज को हमने बनाया है उसको सजाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। और जिस तरीके से मोदी जी का एकदम विजन जो है वो डेवलपमेंट का पूरे देश में, वो उसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। और वो जो विजन किसी एक कंट्री का नाम बताइए जहाँ अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकर के आप लद्दाख तक है बेरोक टोक, और कितनी खूबसूरत सड़कें वहां पर जो डेवलप कर दी गई हैं, आप उसको देखो। वो डेवलपमेंट को जो है ना वहाँ की जनता अप्रिशिएट कर रही है, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। और बेहतर वहाँ पर डेवलपमेंट होंगे और बेहतर वहाँ पर जो है ना ये सब चीजें होंगी। ये तभी हो पाएंगी। 1-2 सांसद को अगर वहाँ के लोग जिता देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जिस वक्त वहाँ पर मोदी सरकार के सांसद होंगे तो हर सूरत में वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो बेहद बेइंतहा जो है वो इफेक्टिव रहेगी और वहाँ के आवाम को उसका लाभ मिलेगा। सेठी साहब, आप उनकी बातों पे, श्याम प्रकाश जी के दावों पे मुस्कुरा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डेवलपमेंट से इनकी अपनी डेफिनेशन क्या है डेवलपमेंट की? कहाँ डेवलपमेंट हो रही है और कहाँ हुई है पिछले 5 सालों में? जरा एक पॉइंट जरा कहीं बता दें मुझे। नहीं, आपकी क्या है, पत्थर फेंकने से डेवलपमेंट होती है क्या? वहां पर जो है ना जिस तरीके से उग्रवाद था, जो हालात पैदा थे, वो डेवलपमेंट थी क्या? वहां पर जो हालात, वो जम्मू कश्मीर जिससे रूह कांपती थी लोगों की, पूरी दुनिया उसका मजा ले रही थी, वो डेवलपमेंट थी क्या? आपको आप डेवलपमेंट को टेररिज्म को क्यों जोड़ रहे हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? डेवलपमेंट बताइए क्या है? आपको वो डेवलपमेंट लगती थी जिस वक्त में वहां पे पत्थर पे फेंके जाते थे? आप डेवलपमेंट के नाम पे एक पॉइंट बताइए, क्या किया आपने? किया जा रहा था है, सारे जहाज खाली जाया करते थे, पूरा दुनिया जो है ना उस मंजर का जो है ना मजा ले रही थी। वो डेवलपमेंट थी। डेवलपमेंट आज है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, उसे देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी साहब आपको।
कौन से कोने में जाके देखा जाए इधर? विपक्ष की डेवलपमेंट और सत्ता पक्ष रियासत के किस कोने में जाके देखिए कहाँ डेवलपमेंट हुई है? आंखें खोल करके कहीं भी घूमे आपको डेवलपमेंट दिखेगा। किसी एक जगह का नाम बताइए, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या डेवलपमेंट हुई है। अभी आप खुद देखें, आपको खुद दिखाई दे रही है डेवलपमेंट। मैं देख रहा हूँ ना, मुझे नहीं डेवलपमेंट दिखाई दे रही। आप मुझे बताएं कहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है? एक शहर डेवलपमेंट और पत्थरबाजी मत जोड़िए, डेवलपमेंट की बात कीजिए पहले। नहीं, आप मुझे बताएं वो पहले जो हो रहा था वो डेवलपमेंट थी क्या? वो जो पत्थरबाजी, सर डेवलपमेंट का बात करिए, पत्थरबाजी और बयानबाजी। पत्थरबाजी को डेवलपमेंट कहते हैं क्या? लेकिन आपके पास डेवलपमेंट कहते हैं क्या? पत्थरबाजी बंद हो गई, घूम रहे थे वो डेवलपमेंट थी क्या? लोगों ने वहाँ पर जो है ना किसे डेवलपमेंट कहते हैं? डेवलपमेंट के पैरामीटर्स क्या है जाटव जी? लोगों को आपके अनुसार हर डेवलपमेंट के पैरामीटर्स क्या है? डेवलपमेंट इनके मुताबिक ये है कि कश्मीर का जितना यूथ है 15 से 20 पत्थरबाजी वो डेवलपमेंट थी। आप सुनिए साहब, सुनिए, धीरज रखिए, सुनिए। डेवलपमेंट आपके हिसाब से वो है कि जितना भी कश्मीर का यूथ है 15 से 20 साल की उम्र का, उन सबको जेलों में बंद कर दिया, और जेलें भी ऐसी जो जम्मू कश्मीर के बाहर हैं। और किस चीज की डेवलपमेंट है? कौन से स्कूल चल रहे हैं, कौन से कॉलेज चल रहे हैं? अगर कोई कानून कौन सी उसको क्या नहीं, अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसको क्या करेंगे? उसको पूजा करेंगे क्या? उसकी जवानी खत्म कर देंगे, उसकी जिंदगी को। उसको जेल में तो उसके खिलाफ चुनाव आ गया है क्या? चलिए एक मिनट, नम्रता जी, बीजेपी कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जान लेते हैं। चुनाव 2024 का आ रहा है, किस एजेंडे के साथ आप लोग जाएंगे? क्योंकि 2 बार वहां की जनता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनाव में जिता चुकी है। देखिए, जो 2014 के चुनाव थे वो तो लोगों ने एक मन बनाया था कि शायद जो इन्होंने जुमले फेंके हैं वो सच होंगे, महंगाई पे कुछ कमी आएगी, हमें रोजगार मिलेगा, युवा बेरोजगार है जो उसको रोजगार मिलेगा, उनको लगा कि कुछ बहुत सारी विकास की नदियां बह जाएंगी। लेकिन वही जब 2019 में आते आते देखा और फिर इन्होंने दोबारा वादे किए कि हम जो नहीं कर पाए वो कर लेंगे। आज जिस तरह से जो हालात बना दिए जम्मू कश्मीर के, सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। यहाँ से छोटा नौकरी तो नहीं दे सके, लेकिन यहाँ जो ठेका छोटा से छोटा ले लेता था, यहाँ का युवा कहीं ले लेते थे, वो भी इन्होंने गुजरात और यूपी को दे दिए। यहाँ जब से एलजी प्रशासन लगा है, जो हालत जम्मू कश्मीर की बना के रख दी है, आप मानेंगे नहीं। यहाँ की नौकरियां, यहाँ की जमीनें सब बाहर वालों को। इस तरह से भू माफिया यहाँ पे आ गया है, खनन माफिया यहाँ आ गया है, शराब माफिया यहाँ आ गया है। इस जम्मू कश्मीर प्रदेश को जिस तरह से मैं कहती हूँ बिल्कुल बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी में, जनता माफ नहीं करेगी। आज जब जतेंद्र सिंह जी जो इनके प्रत्याशी हैं, जब युगल किशोर जी जो इनके दूसरे जम्मू रियासी सीट से प्रत्याशी हैं, जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या आपको कह सकते हो। कल योगी जी की जो रैली हुई उसमें कुर्सियां खाली रह गई। कल मोदी जी की रैली में ये लोग नहीं भर पाए। तो इससे ज्यादा आज उन्होंने खाली इनके बीजेपी के प्रत्याशियों को नहीं नकारा है, उन्होंने मोदी जी की नीतियों को नकारा है, क्योंकि ये जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र इसे चला रहा था। लेकिन सेठी जी, आप लोगों के लिए भी तो बड़ा मुश्किल समय है, क्योंकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा और उसके बाद आपने अलायंस कर लिया बीजेपी के साथ। आप लोग क्या बोलेंगे जनता के बीच में? वो बीजेपी असली बीजेपी थी। ये जो है ये आयरन हैंड वाली और डंडे वाली बीजेपी है। ये इसने अपनी विचारधारा से खुद ही विश्वासघात किया हुआ है। मैं इनको बीजेपी नहीं मानता। प्रधानमंत्री नहीं थे। बीजेपी वो थी ओरिजिनल जो वाजपेयी साहब चलाते थे। लेकिन सर आप ये these are faces of corporate politicians। जी श्याम प्रकाश जी, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियोंवश जो है, क्योंकि वहां पर हमें कई आगे स्टेप बढ़ाने थे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर हमने इनके साथ में किया आपस में, और उसके बाद में हमने समय रहते जो है अलग होकर के, क्योंकि वहां पर कोई काम करना है तो देखो, हम हार्डकोर पॉलिटिशियन है, हमें मालूम है कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो कई बार साथ भी रहना पड़ता है और कई बार जो है अलग होकर के और बेहतरीन राहें बनानी पड़ती है। और बेहतरीन राहें बनाने के लिए मौका तो विश्वासघात करना पड़ता है। विश्वासघात हमने किसी के साथ नहीं किया, हम जनता के साथ हैं और कश्मीर का आवाम हमारे साथ।
विश्वासघात नहीं किया साहब बीजेपी ने किसी के साथ। सेठी साहब क्या विश्वासघात नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। यही तो कहना है शांत प्रकाश जी का कहना है कि ये तो जनता के साथ हैं, तो आप किसके साथ हैं? एक बार कोalition में शामिल होके फिर पीछे से सपोर्ट विड्रॉ कर लेना, गवर्नमेंट गिरा देना, और फिर हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को 1.5-2 साल जेल में बिना किसी ऑफेंस के, बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी मुकदमे के जेल में रखना, ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है? ये तो मजाक बना के रखा है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का और फंडामेंटल राइट्स का। जी शांत प्रकाश जी, मैंने कहा कि परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने भाई को बैक स्टैप करेंगे आप करके ही फिर वो स्टेप उठाने पड़े जिसके बारे में इस वक्त में सेठी साहब कह रहे हैं। तो चलिए भाई बना, एक मिनट सर, एक भाई बना के कोalition गवर्नमेंट चलाई और फिर भाई को ही पीठ पीछे वार करके उसको गिरा दिया, और अब बहाना मारते हैं परिस्थितियों का। क्या परिस्थितियां थी तब, क्या थी और आज क्या है? आप देख लो कौन से सुरखाब के पर लगे जम्मू कश्मीर को, आज की परिस्थिति में, आज कौन सी नौकरियां लगा दी इन्होंने, कौन से कॉलेज स्कूल बना दी? जिस वक्त में हमारी जो है ना गठबंधन में सरकार थी तो क्या हालत थी, और आज के समय में देख लो आज वहाँ पर क्या स्थिति है। क्या हालत है सर, बताइए भी तो सही कुछ। वहाँ जिस तरीके से वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो हमारी नीति है वो वहाँ पर बेहतरीन जनता के लिए जो है वो बताई जा रही है। और नहीं, अपने मुंह से अपनी तारीफ मत कीजिए सर, इंस्टेंसेस बताइए कुछ। मैंने बताया सेल्फ पॉइंट स्लोगन से नहीं चलते है ना, हकीकतन बताइए मौके पे क्या, वहाँ पे ग्राउंड पे क्या इम्प्रूवमेंट की है आपने? आप क्षेत्र में नहीं, एक लाल चौक को कब्जे में करके आप समझते हैं कश्मीरियों का दिल जीत लिया आपने? उसी लाल चौक को बार बार दिखाते हो फोटोज में, वीडियोस में। उसी लाल चौक पर झंडा फहराना मुश्किल हुआ करता था, मालूम है ना? उसी लाल चौक की दुहाई देकर वहां पर न मालूम कौन कौन सा जो है ना झंडे वहां पर फहरा करके देश का अपमान होता था, ये मालूम है ना? आज वहां पर लोग जो है फख्र से जाकर के तिरंगा लहरा रहे हैं। क्यों नहीं दिखाया जाएगा लाल चौक? इसी के लिए तो हम लोगों ने वहां की जो है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो है ना बलिदान दिया था, और आने वाले टाइम में आपके मुंह से ही शोभा नहीं देता कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आइडियलाइज करें या उनको कोट करें। जी की जो है आत्मा को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ स्लोगनेरिंग करते हैं। आपको सब पता है। चलिए सर, ये और सारी कश्मीर की राजनीति, इनके सारे कश्मीर की राजनीति लाल चौक तक सीमित होकर रह गई है। जी सेठी साहब, लाल चौक जिसको आपके क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहूंगा। अनिल सेठी जी, स्थिति वहाँ पर बन चुकी है, उसके कारण से आपको बहुत परेशानी है, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों वहाँ पर कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, ये पीड़ा। अरे भाई साहब, एक इंस्टेंस बताइए ना, क्या लाल चौक के अलावा क्या किया आपने? आप जो हालात पहले किए हुए थे उससे बहुत परेशान। अरे कुछ व्याख्यान कीजिए, हालात क्या हालात बेचैन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो मंसूबे थे वो खत्म हो गए। जो राजनीति खोखले भाषण जो है शांत प्रकाश जी, सेठी जी, अब प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आ गया। आखिरी कमेंट्स में लेना चाहूंगा सेठी जी, पहले आपसे, फिर शांत प्रकाश जी आपसे। सेठी जी, आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं? राजनीति एक बुरे दौर से गुजर रही है जम्मू कश्मीर की। किसी भी नेता को जो लोगों को प्यारा है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और वोट में तो मैं कहूंगा कि जब तक ईवीएम इनके हाथ में है कुछ नहीं किए, कोई राजनीति नहीं है, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वैल्यूएट नहीं किया जा रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट्स को ऑनर नहीं किया जा रहा है। वोट कहीं डालेंगे, निकलेंगे कहीं। और अगर इनमें इतना ही दम है, अगर ये इतना अपनी राजनीति को ये इतना सुदृढ़ मानते हैं या अच्छी पॉलिसीज मानते हैं, तो मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूँ, बगैर ईवीएम के इलेक्शन करा के देखिए एक बार। ठीक है सर। जी सर, शांत प्रकाश जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए जो वहां पर हालात थे वो जिस तरीके से खत्म किए गए हैं, उसकी बेचैनी अनिल सेठ जी के द्वारा साफ साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि जो इन्होंने बिसात बिछाई हुई थी वो बिसात पलट चुकी है। आज कश्मीर में जो इन्होंने हालात पैदा किए हुए थे उसका कहीं भी कोई किसी प्रकार से कहीं वजूद रहा नहीं है। जी सर। वो बेचैनी साफ दिख रही है। वहां की जनता जो है अब मुफीद है, आने वाले समय में
बहुत बढ़िया बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के एक बात सुन लीजिए, जी जी वहां पर जो है मोदी सरकार की तमाम योजनाएं जो पूरे देश में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, और फिर वही follow slogans. Give me one instance of any new thing brought there. आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आप परेशान हैं। देखिए दिखाई देगा, आप परेशान हैं। आप नाम तो लो भाई साहब एक डेवलपमेंट का नाम तो लो। आपके वक्तव्य से साफ दिखाई दे रही है। देखिए, आपने बहुत लंबा समय वहाँ के कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, अब ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आप डेवलप, ये रिप्रेशन और ऑपरेशन ज्यादा देर नहीं चलेगी, मेरा जवाब ये है। आप देखना कि किस प्रकार से डेवलपमेंट का जो है बहुत खूबसूरती के साथ और इजाफा होगा। अब 24 तक आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, खुद मान रहे हैं। 24 के बाद देखिए, 2024 के बाद में और खूबसूरत डेवलपमेंट होगा। बाद में देखना, आज तक क्या किया आपने? कर रहे हैं डेवलपमेंट और करते रहेंगे। अरे तो एक डेवलपमेंट के किसी प्रोस्पेक्ट का नाम तो बताइए। आप परेशान किसी एक इंसिडेंट का तो बताइए कि प्रोग्रेस हुई है। आपकी पार्टी और परेशान होती रहेगी, आपके दिखाई देगी। हमारी पार्टी सच बोलती है, इसलिए आप कहते हैं परेशान हो रही है। आपको सच चुभता है। आप बेचैन हैं, आपने झूठ बोला, वहाँ की जनता को गुमराह किया, केवल आपने गर्त में धकेल दिया पूरे जम्मू कश्मीर। ये स्लोगन सर दिल्ली में और कहीं और चल सकते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकते। आपने क्या हालात पैदा कर दिए? These are hollow and fake slogans। वहाँ की जनता को गुमराह करने का आज भी लिखाई जो वक्तव्य आते हैं ना इनके, एक शांत प्रकाश जी, अनिल सेठी जी, आप लोग जुड़े हमारे साथ इस डिबेट में, अपनी अपनी बातें आपने रखी, और 2024 के चुनाव से पहले इस तरह की और डिबेट्स में भी आप लोग हिस्सेदारी करेंगे। इनको एक इनिंग और चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। ये कहना चाहते हैं कि 24 तक के बाद हम किसे करेंगे, और हमने आज तक खाली लोगों को धोखा दिया है। आपने बहुत बिगाड़ा है, और इसलिए जनता जो है आपको किसी भी सूरत में न सुनने वाली है, ना ही आपको चुनने वाली है। जी जी, जनता को यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नहीं, इसका फैसला हो जाने। डेवलपमेंट देखना। शांत प्रकाश जी बहुत धन्यवाद, अनिल सेठी जी बहुत धन्यवाद, समय खत्म हो चला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।